कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। चूँकि आर की क्लास का पहली क्लास कल आ चुकी है, आज उसकी सेकंड क्लास है और देखना थोड़ा सा चीज़ें टाइम ले सकती है। यानी अगर आपका विज्ञापन जब भी आए 15 दिन 20 दिन 1 महीने में आएगा और उसके बाद संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है, ठीक है। इससे बेहतर है कि हम संभलने का टाइम लें, पहले से ही अपनी प्रिपरेशन को हम जारी रखें, ठीक है। और चूंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, लेंदी का मतलब हमारा पढ़ना तब तक सही नहीं है अगर हम सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यानी हम अभी से अगर अपना काम करेंगे तो इसके मेंस का जो पहला पेपर है जीएस वाला, ऑब्जेक्टिव वाला 100 मार्क्स का, वहाँ अगर हम स्कोर कर लेंगे तो सेकंड और जो थर्ड पेपर होता है यानी दूसरा और तीसरा पेपर होता है, वहाँ पे आपके लिए चीज़ें आसान हो सकती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि हम जो वर्क दे रहे हैं यानी जो काम में जिस दिन आपको दे रहा हूँ वो काम आपका उसी दिन फिनिश हो जाना चाहिए। आपके अंदर ऐसा एक जुनून होना चाहिए, वरना थकता मैं भी हूँ। एक के साथ दो दो क्लासेज अगर आपको मिल रही हैं, इस चीज़ का आपको सम्मान रखना होगा। यानी आपके लिए अगर वर्क किया जा रहा, आपको मेहनत कराई जा रही है, तो आप इसका सम्मान रखना और आप अपनी मेहनत को भी जारी रखना। बाद में प्रीलिम्स होने के बाद मेंस के लिए, क्योंकि फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट बचेंगे 3 साढ़े 3 4 हज़ार बच्चे, उनको पर्सनली गाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज तो क्या होगा, विज्ञापन आएगा, 1-1.5 लाख लोग फॉर्म भर लेंगे यूकेपीएससी का, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना जो मेहनत है उसको जारी रखना। कल मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था, ध्यान होगा आपको, उत्तराखंड के पोर्शन में मैंने कहा था उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा वाला यानी सेकंड चैप्टर। आज का होमवर्क है तीसरा चैप्टर परीक्षा वाणी का, उत्तराखंड का इतिहास। और ये आपको आज नहीं कंप्लीट करना, 5 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। यानी मंडे से फ्राइडे तक ये आपका फिनिश हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे को और संडे को आर की आएगी। हाँ, इस दौरान कभी विज्ञापन जारी हो जाता है, क्योंकि क्रैश कोर्स मेरा जैसे ही खत्म होगा, 55 क्लासेज आ चुकी हैं उसमें, वो जैसे ही एंड होगा फिर हम ये क्लासेस रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक जब जब छुट्टी है तब मैं आपको ये क्लासेस दूंगा। और आप ये ध्यान रखना, आपका होमवर्क जो है उत्तराखंड वाले पोर्शन पे वो क्या है, थर्ड चैप्टर यानी उत्तराखंड का इतिहास तक आपको कंप्लीट करना है। यानी सेकंड और तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए विथ नोट्स विथ फैक्ट, ठीक है। पॉलिटी के अंदर आप खोलोगे भारतीय संविधान का विकास, यानी पहला चैप्टर देखना, लुसेंट के अंदर संवैधानिक विकास लिखा होगा, उसको आपने कंप्लीट करना है 1853 के चार्टर एक्ट तक, यानी 1853 के चार्टर एक्ट तक आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। रहा रीजनिंग वाला, कैलेंडर आपको पूरे इस हफ्ते प्रैक्टिस करनी है ताकि कैलेंडर का क्वेश्चन आपका गड़बड़ ना हो। जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, आउट ऑफ 150 आपके 5 नंबर तैयार हो जाएंगे। 5 नंबर का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन आपका तैयार होगा, 1853 तक का आपका एक्ट कंप्लीट होगा, चार्टर एक्ट, पॉलिटी का पहला चैप्टर, ठीक है, संवैधानिक विकास वाला। रीजनिंग में भी पॉसिबल है कि 1 नंबर आपका कैलेंडर से आएगा, और जो मैं यहाँ से उत्तराखंड का जो पोर्शन बता रखा वहाँ से 2 नंबर, यानी कहीं ना कहीं आपका 5 नंबर इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, आप उसको सही कर जाएंगे। यानी अब आपका जो प्रीलिम्स है 145 नंबर का बचा, क्योंकि 5 नंबर आपकी झोली में होंगे अगर आपने उसको सही से तैयार कर लिया, ठीक है। मेंस की तैयारी कराने की जिम्मेदारी भी मैंने ली है, आप लोग टेंशन मत लेना। देखिए, आज हम करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। क्या लिखोगे, संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है, संवैधानिक विकास इंडिया का। अब देखिए, आप सब जानते हैं सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी 1600 ईस्वी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका क्या काम था, पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया गया था इसको। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बनी थी, उसको ये कहा गया कि ईस्टर्न पोर्शन के साथ आप व्यापार कीजिए, इसका आपको अधिकार है। यानी एक चार्टर के माध्यम से इसको अधिकार मिला, ठीक है। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब, 1600 ईस्वी में। पूर्व का मतलब जब आप ब्रिटेन की लोकेशन देखेंगे उसके ईस्टर्न पोर्शन वाला जो पोर्शन है, क्योंकि इंडिया ब्रिटेन के ईस्ट में पड़ता है, तो इसको एक व्यापार करने का एक अधिकार मिला। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने आप में स्थापित हुई कि पूर्व के साथ वो व्यापार करे, ठीक है। क्यों दिया गया इसको, पूर्व मतलब ईस्टर्न कंट्री के साथ, ठीक है, पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार मिला, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर लंबे समय तक व्यापार किया, जो भी हुआ, एक ईयर आता है 1765 ईस्वी, 1765। इस दौरान क्या हुआ था, एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है बक्सर वॉर, यानी बक्सर का युद्ध। इस युद्ध के बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी,
इसको क्या मिल गया यहां, यानी बिहार, बंगाल, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार, ठीक है, बंगाल, बिहार व उड़ीसा, इन तीन जगहों से संबंधित इसको, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा का एक प्रकार का क्या मिल गया इसको, राजस्व संबंधित यानी रेवेन्यू से संबंधित, और जो न्याय यानी जो न्याय होता है, दीवानी मामले जो होते हैं, यानी राजस्व प्लस दीवानी मामलों का अधिकार मिल गया। दीवानी मामले क्या होते हैं, जैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सिविल मैटर होते हैं, एक क्या होते हैं क्राइम वाले यानी जो क्रिमिनल वाले होते हैं, ठीक है। दीवानी में क्या होगा, जैसे लैंड का विवाद हो गया, राजस्व संबंधित यानी रेवेन्यू संबंधित हो गया, छोटे मोटे जो केस होते हैं भूमि संबंधी वो उसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए, ठीक है, के दीवानी अधिकार, यानी दीवानी मतलब सिविल राइट, दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ। अब दीवानी अधिकार का मतलब है कि इसके साथ साथ इस कंपनी को ऑलरेडी क्या था, राजस्व संबंधित अधिकार तो प्राप्त थे ही थे, ठीक है, राजस्व थे, मतलब राजस्व अधिकार ऑलरेडी प्राप्त थे, यानी दीवानी अधिकार भी इस कंपनी को मिल गया, ठीक है। कब, 1765 ईस्वी के बक्सर के वॉर के बाद इसको ये मिला। अब देखना क्या होता है, 1858 में ब्रिटिश क्राउन क्या करता है, यानी ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश ताज, यानी जैसे होता है ब्रिटिश का जो शासन होता था किसके नाम पे होता था, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज जिसको बोलते हैं, ठीक है, यानी महारानी। उसने क्या कर दिया, भारत से संबंधित जो शासन प्रशासन का जो था वो सारा का सारा अपने हाथ में ले लिया। यानी 1858 में क्या हुआ, ब्रिटिश ताज द्वारा भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया गया। लिखो, ब्रिटिश क्राउन द्वारा, ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मतलब ताज, ठीक है, ब्रैकेट में ताज लिखना, द्वारा भारत का शासन अपने हाथ में डायरेक्टली, ठीक है। इससे पहले किसके पास था, कंपनी के पास, भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया गया, ठीक है। जब ब्रिटिश का क्राउन का था, और ये जो प्रोसेस चली ये 1947 तक ज्यों की त्यों चली, ठीक है, 1947 तक ये सिस्टम चलता रहा। अब 1947 तक चला तो कहीं ना कहीं बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, संविधान के निर्माण की मांग उठने लगी। तो 1946 में क्या किया गया, एक संविधान सभा को बनाया गया, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन कब हुआ अगर पूछता है, यानी संविधान सभा, इसका मुख्य काम क्या था, भारत के लिए संविधान निर्माण करना। तो संविधान निर्माण किसने किया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, एक कुछ लोगों का समूह था, इनका गठन हुआ था, संविधान सभा का गठन 1946 में। जैसे ही संविधान सभा का गठन हुआ 2-3 साल इन लोगों ने वर्क किया, और वर्क करने के बाद फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान क्या हुआ, लागू हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, ठीक है, संविधान लागू होता है। तो ये जो प्रोसीजर था, ये जो प्रक्रिया थी, यहाँ ये हवा में नहीं पहुंचे थे, ठीक है, इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए कई प्रकार के चरणों से होकर गुजरना पड़ा, और उसी को हम बोलते हैं संवैधानिक विकास। इस टॉपिक से 3 क्लासेज जाएंगी, यानी संवैधानिक विकास की 3 क्लासेज आएंगी। उन 3 क्लासेस के आने के बाद आप मान के चलिए प्री में भी आपका 1 से 2 नंबर होगा, मेंस में भी आपका 1 से 2 नंबर होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, आज मेरी बात नोट कर लेना। प्रीलिम्स में भी 1 से 2 नंबर होगा, मेंस में भी 1 से 2 नंबर होगा, किससे, संवैधानिक विकास से। इसका क्रम शुरू होता है बच्चों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, यानी 1773 में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने एक रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग, ठीक है, रेगुलेटिंग इंग्लिश में लिख देता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, यानी 1773 में ब्रिटिश सरकार सबसे पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई, यानी चीजों को रेगुलेट करना था, ठीक है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, खुद ही सोचो, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, आपके पास घर पे गैस वगैरह चूल्हा गैस सिलेंडर होगा, उसका एक रेगुलेटर होता है, या पंखा होता है, पंखे का एक रेगुलेटर होता है कि उसको किस स्पीड में रखना है, यानी कंट्रोल करने के लिए। तो कंपनी अपनी मनमानी न करे, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई। रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर कई प्रकार के प्रावधान थे। अब पहला क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है ब्रिटिश सरकार द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट का पारित हुआ था 1773 में। यहां पर इसने कई प्रावधान किए, यानी पहला लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जो भारत में रूल कर रही थी, जो 1600 ईस्वी में पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार मिला, इसके कार्य को नियमित यानी कंट्रोल यानी रेगुलेट और कंट्रोल करने का पहला प्रयास। लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को
कार्यों को लिख देना है, ठीक है, कार्यों को नियमित, यानी कैसे उसको नियमित करना है, यानी रेगुलेट करना है, व नियंत्रित, कंट्रोल, ठीक है, मनमानी न करे वाली बात, नियंत्रित करने का पहला प्रयास, करने का पहला प्रयास कब हुआ था अगर पूछेगा क्वेश्चन में, तो आप बता दोगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मनमानी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया और इसमें इसके काम को कंट्रोल करने की उनके द्वारा कोशिश की गई, ठीक है। यहां पर इन्होंने क्या किया, कंपनी के जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे, कंपनी इससे पहले अपने मनमानी कर रही थी, लेकिन यहां पर पहली बार क्या हुआ, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसके जो प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर थे और वह राजनीतिक यानी पॉलिटिकल जो मैटर थे उसको मान्यता मिल गई, ठीक है। यानी वो जो काम कर रही है उससे पहले मान्यता नहीं थी, लेकिन यहां पर क्या कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, इन दोनों चीजों को मान्यता दे दी। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, यानी एक प्रकार की जो कंपनी यहां रूल कर रही थी, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो मैटर थे उसको क्या कर दी सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, ठीक है। यहीं पर पहली बार क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लिखो, बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहा गया, गवर्नर जनरल कहा गया। और ऐसा पहला जो गवर्नर था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अगर आपसे ये पूछता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। और आपसे पूछता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस एक्ट के माध्यम से कहा गया, तो आप बता दोगे रेगुलेटिंग एक्ट 73 से। और आपसे पूछेगा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता कब मिली, इससे। और पूछेगा कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का पहला प्रयास कब हुआ था, इस एक्ट के माध्यम से इसका पहली बार प्रयास हुआ था, ठीक है। अब क्या हो गया, जैसे ही बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, उससे पहले इसको सिर्फ गवर्नर कहते थे और इनके बहुत बड़े प्रांत हुए थे तीन, एक बंगाल था, एक अपने आप में मद्रास था, चेन्नई, और तीसरा मुंबई। इन तीनों जगहों पे गवर्नर बैठते थे, लेकिन उन गवर्नरों को किसके अधीन कर दिया, इसके अधीन। इसके ब्रैकेट में लिखो मद्रास व बंबई के गवर्नर, मद्रास व बंबई के गवर्नर किसके अधीन हो गए, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। लिखो बंगाल के अधीन, यानी बंगाल के अधीन लिख दिया, समझ जाना है, ठीक है। उसके अंडर आगे वो कि बंगाल के गवर्नर जनरल के वो अधीन हो गए, इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है, ठीक है। ये तीसरा, यहीं पर इन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहां पर कर दी, ठीक है। यानी कलकत्ता में एक कोर्ट की स्थापना इस एक्ट के माध्यम से की गई थी। तो लिखो अगला पॉइंट लिखो, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। लिखो कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया इन्होंने, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था और ये बनाया था 1774 में इस एक्ट के माध्यम से। और इसका जो जज था, मुख्य न्यायाधीश थे, वो एलिजा इम्पे थे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कोलकाता में जो पहला अपने आप में कोर्ट बना था उसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, एलिजा इम्पे। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पेपर में। और इसमें इसके अलावा और भी न्यायाधीश थे, आपको इतना नहीं पढ़ना। तो अगर कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई पूछेगा, 74 में इस एक्ट के माध्यम से, जिसका मुख्य न्यायाधीश कौन था अगर पूछता है, तो आप लोग सीधे सीधे उसको क्या बता दोगे कि ये इसका पहला क्या था, न्यायाधीश था, ठीक है। अब इसके माध्यम से एक और किया, कंपनी यहां पर अपनी मनमानी कर रही थी, यानी कंपनी के लोग अपने निजी पर्सनल भी व्यापार कर रहे थे, जबकि वो कंपनी रजिस्टर्ड थी, कंपनी का व्यापार होना चाहिए था। तो कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी जो पर्सनल अपने आप में व्यापार कर रहे थे, निजी व्यापार व उपहार लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया, ठीक है, लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब आप यहां से कोई भी व्यापार नहीं करोगे, पर्सनली अपना पर्सनल करोगे तो कंपनी के लिए करोगे, वरना इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। और यहां पर इन लोगों ने क्या किया, कंपनी को नियंत्रण, मतलब कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, ठीक है। लिखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत किया गया, ठीक है। लिखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, COD लिख दिया मैंने, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत किया गया, कंपनी पर नियंत्रण क्या किया गया, मजबूत किया गया। तो ये था आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखो सिंपल सी बात, आप पूरा लिखने के बाद कितना आपको आना चाहिए। एक कोड कब बना, 74 में बना, 74 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ, 73 में। और ब्रिटिश सरकार का पहला प्रयास कौन सा था जिससे कंपनी पे क्या किया गया, प्रतिबंध लगाने की, यानी कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था, यानी गवर्नर पहले कहते थे गवर्नर, इसको गवर्नर जनरल कहा गया, वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक एक्ट लाए थे, उसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, ये लाया गया था 1781। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो मैं अगला बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। इसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ये पारित हुआ था बच्चों 1784 में। ठीक है, ये बहुत बार पूछता है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष लाया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो आप सीधे सीधे बता दोगे 1784 में पिट का इंडिया एक्ट आया था। इस एक्ट में क्या किया था, कंपनी जो थी उसके राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कर दिया गया। ठीक है, लिखो कंपनी के राजनीतिक व वाणिज्यिक कार्य यानी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल, ठीक है, कार्य को सेपरेट कर दिया गया। कार्य क्या हो गए, पृथक हो गए। अब कंपनी से कहा गया कि आपके जो पॉलिटिकल वर्क होंगे और आपके जो कॉमर्शियल वर्क होंगे दोनों को क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। और साथ ही साथ यहां पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इसको, लिखो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी नियंत्रण बोर्ड लिख देना हिंदी में। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन, कंट्रोल मतलब नियंत्रण लिख देता हूं। ठीक है, हिंदी में कभी कभी आपका नियंत्रण बोर्ड भी पूछता है एग्जाम में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन भी किया गया। ठीक है, यहीं पर, और ये पेपर में आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किस एक्ट के तहत हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और इसका मेन कार्य था राजनीतिक मामलों को देखना। लिखो राजनीतिक मामले देखना। अब देखो चीजें क्या हो गई, इसका काम क्या कर दिया, राजनीतिक मामले देखना। और इससे पहले एक और पहले से बना था जिसको बोला गया क्या, अपने आप में निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अभी बताया ना मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो 73 में बताया था। यानी ये क्या काम कर रही थी अब, राजनीतिक मामलों की, जो व्यापारिक मामले थे, व्यापारिक मामले, ठीक है, वो कौन देख रहा था, व्यापारिक मामले। व्यापारिक मामले किसको दे दिया गया अपने आप में, जैसे ये राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब देखिए एक बॉडी है जो इसके ट्रेड से मैटर देख रही है, एक देख रही है इसकी पॉलिटिकल मैटर, दोनों एक कंपनी के दो दो मैटर देखे जा रहे हैं अलग अलग चीजों के द्वारा। इसी को बोला गया डायरकी, द्वैत शासन। कंपनी के मामले में द्वैत शासन किस एक्ट के तहत आया बोलेगा, तो 1784 के तहत। इसका सीधा सीधा मतलब था कंपनी का व्यापारिक मामला कोई और देख रहा, कंपनी का वाणिज्यिक मामला कोई और देख रहा, यानी पॉलिटिकल अलग देख रहा और ट्रेड वाला अलग देख रहा, तो दोनों अलग अलग बॉडी के अलग अलग काम किए गए। इसी को बोला गया द्वैत शासन। अगर ये पूछते हैं किस एक्ट के तहत कंपनी के संबंध में द्वैत शासन लाया गया, डायरकी लाया गया, तो 1784 के पिट्स के इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या कर रही थी, इसके बारे में लिखना नहीं है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जितने भी यहाँ पे सैनिक नियंत्रण है, नागरिक नियंत्रण है या व्यापार से संबंधित नियंत्रण है, मतलब अपने आप में जो भी ब्रिटिश के नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व की गतिविधियां हैं उसके संबंध में नियंत्रण रख रही थी। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखना, क्योंकि ये नियंत्रण शब्द आ गया यानी कंट्रोल आ गया, तो यहां पर क्या कहा गया, ब्रिटिश सरकार ने जितने भी इलाके में भारत में रूल किया है, यानी कंपनी का अधीन क्षेत्र जो था वो ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहलाया। ठीक है, तो अब यहां पे लिख लो, इस एक्ट की खास विशेषता क्या थी पता है, कंपनी के अंडर जो भी पार्ट था, कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र, मतलब कंपनी का पूरा भारत में जिस इलाके में कंपनी ने रूल किया था, यानी कंपनी के जो अधीन क्षेत्र थे वो कहलाए ब्रिटिश आधिपत्य, अधीन क्षेत्र। इसको क्या कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य, यानी ब्रिटिश का वहां क्या है, सर्वे सर्वा है वाली बात। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य
आधिपत्य का क्षेत्र, ठीक है, ऐसा क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य, आधिपत्य का मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन जहां पर ब्रिटिश सबसे ऊपर है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट। दूसरा, यहां पर भारत के परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो गया, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से। यानी एक पॉइंट लिखो, भारत के परिप्रेक्ष्य में कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार को कंपनी तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया, ठीक है, इसी के माध्यम से। भारत के परिप्रेक्ष्य में सरकार को, यानी कौन सी सरकार, ब्रिटिश सरकार को, ठीक है, सरकार को कंपनी व प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण हो गया, कंपनी का भी व प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का कैसे चलेगा, पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, ठीक है, पर पूर्ण नियंत्रण। अब देखो, अब आपको कि सर हम एग्जाम की दृष्टि से इसमें क्या क्या देखें, क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पिट का इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, 1784। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड का गठन कब हुआ था, 1784। तीसरा, डायरेक्ट यानी द्वैध शासन किस एक्ट के माध्यम से लाया गया था, 1784 के पिट के इंडिया एक्ट से। ये 3 पॉइंट आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको गोल कर देना है, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण एक्ट आता है बच्चों, जो है चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, 93 वाला नहीं बता रहा मैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्टर एक्ट यानी एक्ट मतलब अधिनियम, ठीक है, अधिनियम 1813 यानी चार्टर एक्ट लाइए। उसके बाद 1813 का ब्रिटेन में क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, अनेक प्रकार के बिजनेसमैन जनरेट हुए, और ऐसे बिजनेसमैन जो मतलब ये थे, इनका ब्रिटिश की पार्लियामेंट में भी अच्छा खासा प्रभाव था, क्योंकि कई लोग वहाँ के सांसद थे। उन्होंने वहाँ आवाज़ उठाई, उन्होंने ये कहा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों भारत के साथ व्यापार करे या ईस्ट के साथ, हम भी तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उद्योगों को कच्चा माल चाहिए था, भारत एक अच्छा मार्केट था, और उद्योगों से बना हुआ जो माल था उसको भारत के मार्केट में शिफ्ट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन उनके पास था। तो वहां के पूंजीपति जो लोग थे, जो बिजनेस पर्सन थे, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट पे फोर्स किया, दबाव बनाया कि आप हमें भी क्या कीजिए, ईस्ट के साथ यानी पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दीजिए, और सिर्फ कंपनी को ये एकाधिकार यानी कंपनी ही सब कुछ करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक एक्ट लेके आए, और इसमें क्या कर दिया, कंपनी का भारत से व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट लिख देना, कंपनी का भारत से व्यापारिक, मोनोपोली थी पहले, ठीक है, एकाधिकार समाप्त। यानी अब ये कहा गया कि सिर्फ कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं करेगी और लोग भी करेंगे। तो क्या कंप्लीटली समाप्त हो गया? नहीं, 2 चीजें ऐसी थी, एक चीन देश था और एक चाय का व्यापार था, इसमें अभी कंपनी का एकाधिकार था, ठीक है, चीन व चाय के साथ एकाधिकार बरकरार था। बाकी इसके अलावा कंपनी का सारा एकाधिकार खत्म हो गया, या बचा किसमें, चीन व चाय के साथ एकाधिकार। तो जब सब लोग यहां भारत के साथ व्यापार कर सकते थे, तो इसी को बोला गया फ्री ट्रेड पॉलिसी, यानी मुक्त व्यापार प्रणाली की शुरुआत हुई थी 1813 के एक्ट में। मुक्त व्यापार प्रणाली यानी फ्री ट्रेड सिस्टम जो है वो क्या हुआ था, शुरू हो गया था 1813 के चार्टर एक्ट से। जब मुक्त व्यापार प्रणाली शुरू हुई, ब्रिटिश को ये लगा कि हाँ, भारत में जो है अच्छा खासा हम व्यापार करेंगे, सभी बिजनेस पर्सन यहाँ से कच्चा माल ले जाएंगे, तैयार माल को भारत के मार्केट में। लेकिन भारत उस समय के ब्रिटिश वस्तुओं को कैसे पसंद करता, कैसे भारत को वो चीजें पसंद आती जो ब्रिटेन में बन रही थी। इसीलिए क्या किया, ईसाई मिशनरियों को यानी ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी, ताकि उनको ईसाई बनाया जा सके और अपने तरीके से भारत में क्या करें, वहां के लोगों को अपने अकॉर्डिंग उसको ढालें। यानी ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की क्या दे दी गई, मतलब अपने आप में परमिशन, ठीक है। तो लिखो, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट, को भारत में धर्म प्रचार करने का क्या दे दिया गया, एक प्रकार का शुरुआत दे दी गई, ठीक है, धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया, ताकि वो भारतीयों को भी ईसाई बनाएं और अपनी जैसे थिंकिंग के बनाएं और ब्रिटिश वस्तुओं को पसंद करें और चीजों को ले सकें, ठीक है। अब जब तक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे वो ब्रिटिश वस्तुओं को समझ पाएगा कि क्या लिखा है, क्या है इस वस्तु के बारे में। इसीलिए पहली बार भारतीय शिक्षा प्रणाली पे 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान लाया गया, ठीक है। लिखो, भारत की शिक्षा पर प्रतिवर्ष रुपए 1 लाख
का प्रावधान किया गया, ठीक है, प्रोविजन किया गया, प्रावधान कि हर साल हम 1 लाख रुपए इस पे खर्च करेंगे। तो इस एक्ट के तहत देखो क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, ब्रैकेट में आंशिक रूप से लिख दो यहाँ पे, क्योंकि आंशिक का मतलब होता है कंप्लीट नहीं, ठीक है, आंशिक रूप से। क्यों आंशिक रूप से? क्योंकि यहां पर दो चीजों में अभी भी व्यापारिक अधिकार, और इसके बाद के एक्ट में यहां पे पूर्ण रूप से लिख दोगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा आंशिक रूप से कब समाप्त हुआ, ये पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ मैं अभी बताऊंगा। मुक्त व्यापार प्रणाली कब शुरू हुई, ये कब शुरू हुआ, ये आपको क्या चल गया 1813 के चार्टर एक्ट से पता चल गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1833 का, यानी 1833 का चार्टर एक्ट आता है। और 1833 के चार्टर एक्ट में आपने क्या क्या देखना है, देखना जो पहला ही पॉइंट है उसमें चेंज आ गया। उसमें क्या चेंज आया कि जो कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त हो गया, यानी ये वाला जो पोर्शन है अब वो क्या हो गया, पूर्णतः समाप्त। अब चीन वगैरह के साथ भी जो था वो क्या कर दिया गया, समाप्त, एकाधिकार पूर्णतः समाप्त अगर पूछेगा, यानी अब चाय और चीन के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था वो भी कंपनी का समाप्त कर दिया। एक पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बताया था ना मैंने 73 में, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। लिखो, बंगाल का गवर्नर जनरल, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, ठीक है। और ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो भारत का कहा गया, तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्या लिखोगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग क्या था, पहला गवर्नर जनरल, कहां का, भारत का। दोनों क्वेश्चन टेक्निकल है, देखो भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग। दोनों में क्या है, अपने आप में डिफरेंस है, ठीक है, ये पॉइंट। दूसरा, इसमें क्या किया गया बच्चों, जो विधायिका, यानी मतलब ये गवर्नर जनरल जो था इसको विधायिका के असीमित अधिकार प्राप्त हो गए, यानी कानून बनाने के असीमित, यानी जो मद्रास और बॉम्बे प्रांत थे वहां के जो गवर्नर थे उनसे कानून बनाने का अधिकार छीन दिया, और इस भारत के गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार दे दिए कि आपके ही कानून अब क्या होंगे, मान्य होंगे। तो अगला पॉइंट आपने लिखना है, गवर्नर जनरल को विधायिका के संबंध में असीमित अधिकार। लिखो, गवर्नर जनरल को विधायिका के संबंध में, यानी ये कानून बनाएगा, विधायिका के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होगी, असीमित अधिकार, यानी अब जो बॉम्बे और मद्रास वाले हैं उनसे विधि यानी कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी इसके ब्रैकेट में लिख लो, मद्रास वो बॉम्बे के गवर्नर से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, मद्रास प्लस बॉम्बे के गवर्नर से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया, बनाने का अधिकार छीन लिया गया, ठीक है, यानी कट मार दिया मैंने, आप लोग पूरा लिख लेना। इसके बाद इन लोगों ने इसी एक्ट में एक और संशोधन किया। इन्होंने कहा कि यार हम एक काम करते हैं, क्यों, अगर अब इसको कानून बनाने का अधिकार दिया गया तो ये ऐसे काम नहीं करेगा, इसके लिए कोई ना कोई बच्चों एक क्या होना चाहिए यहाँ पर, विधि सदस्य, यानी जो विधि का एक्सपर्ट हो, एक विधि से संबंधित जो गवर्नर को राय दो। तो एक नया सदस्य इसकी काउंसिल में, इसकी परिषद में जोड़ा गया, जिसको बोला गया विधि सदस्य, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत पूछता है, गवर्नर जनरल की परिषद यानी काउंसिल, ठीक है, की परिषद में एक विधि यानी जो कानून का विधिवेत्ता हो, यानी विधि मतलब कानून, ठीक है, विधि सदस्य जोड़ा गया। और ये जो विधि सदस्य था इसी के आधार पर एक विधि आयोग बनाया गया था इस एक्ट के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग बनाया गया था जिसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। अगर कभी ये क्वेश्चन आएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद में
विधि सदस्य किस एक्ट के तहत जोड़ा गया? आप बताओगे 1833 के तहत। दूसरा, जो गवर्नर जनरल की अध्यक्ष 1833 के तहत जो पहली बार विधि आयोग बना, उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो जब गवर्नर जनरल को इतना ज्यादा पावर दिया गया तो इससे 1833 के चार्टर एक्ट से पहले के जो कानून थे उनको नियामक कहा गया, यानी विनियामक या नियामक अर्थात रेगुलेटिंग। लेकिन जो बाद के कानून बनेंगे उनको एक्ट कहा गया। ठीक है, इसमें लिखो पूर्वों में बने कानून, यानी इस एक्ट से पूर्वों में बने कानून इनको कहा गया विनियामक, यानी रेगुलेटिंग लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, और नए कानून जो होंगे वो एक्ट कहलाएंगे, यानी अब जो कानून बनेंगे, ठीक है, इस एक्ट के बाद वो क्या कहलाएंगे? एक्ट, जिसको ब्रैकेट में हिंदी में अधिनियम लिख लेना है। ठीक है, एक्ट या अधिनियम आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके बाद जो आता है मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर क्या किया गया बच्चों? गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश हेतु एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। लिखो, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश हेतु एक ही बजट तैयार करने का अधिकार। बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया था। ठीक है, एक ही बजट तैयार करने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया था। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूरे गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए एक ही प्रकार का अपने आप में क्या दिया गया? बजट बना सकता है वो, ऐसा इसको राइट दे दिया गया। यानी कहीं ना कहीं इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल को बहुत ज्यादा क्या देगी? पावर दे दी गई। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में देखो इस एक्ट के तहत भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। पहले से एक दास प्रथा हुआ करती थी, ठीक है, उसको गैर कानूनी कर दिया, यानी वो इलीगल होगा अब दास प्रथा, यानी आप किसी को गुलाम बना के नहीं रखोगे, वो क्या हो जाएगा? अब गैर कानूनी हो जाएगा। साथ ही साथ संविधान निर्माण के पहली बार इसमें संकेत मिलते हैं, यानी इस एक्ट के माध्यम से संविधान निर्माण के प्रथम संकेत मिलते हैं। देखो, संविधान निर्माण के प्रथम संकेत, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके प्रथम संकेत किस एक्ट के माध्यम से अगर मिलते हैं पूछता है तो 1883 के चार्टर एक्ट के माध्यम से हमें इसके संकेत देखने को मिलते हैं। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है, इस एक्ट के तहत सिविल सेवा के लिए ओपन प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने की कोशिश की गई थी, हुआ नहीं सफल, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया, लेकिन उसका प्रयास इसी एक्ट के तहत किया था और वो होता है इसके अगले वाले एक्ट में। लिखो, सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, लिखो, सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता, यानी जो सबसे बड़ी सेवा होती थी उसमें परीक्षा की शुरुआत का प्रयास किया गया था। ठीक है, हुआ नहीं, प्रयास ब्रैकेट में लिखो, सफल नहीं। ठीक है, सक्सेस नहीं हो सका ये कि इसमें ऐसा हो। तो इसके बाद तुरंत एक और एक्ट लेके आती है ब्रिटिश सरकार, उसको बोलते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, यानी नेक्स्ट ये फोर्थ था। ठीक है, फिफ्थ लेके आओ चार्टर एक्ट 1853, जो कि आज की क्लास का अंतिम एक्ट होगा और नेक्स्ट क्लास तक इसको चप्पा चप्पा छान लेना, कहीं से क्वेश्चन इसका गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग मेहनत करेंगे और उसी मेहनत के बदौलत हम लोग क्या बनेंगे? एक दिन RO ARO की एग्जाम को क्रैक कर देंगे। ठीक है, 1853 का जब चार्टर एक्ट आता है, ये इसीलिए डीप पढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेंस का पहला पेपर भी आपका ऑब्जेक्टिव GS का ही है, इसीलिए मैं इसको, और मैं कह रहा हूं कि जब ये पूरे चार्टर एक्ट कंप्लीट होंगे, यानी इस 3 क्लास के बाद एक ये होगी, इसके बाद 2 क्लासेज होगी, हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो होमवर्क दिया है उतने से 5 नंबर का पोर्शन आपका बन जाएगा। ठीक है, चार्टर एक्ट 1853 में क्या हुआ था? गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी व प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। ठीक है, लिखो, गवर्नर जनरल की परिषद में जो इसकी काउंसिल होती थी, इसको और इसके सदस्यों से मिलकर, ठीक है, विधायी व मतलब जो कानून से संबंधित काम है और जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित काम हो अलग कर दी गई। विधायी व प्रशासनिक कार्य पृथक, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या कर दिया? प्रशासनिक कार्य को पृथक कर दिया इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, पहला पॉइंट आपका ये पता होना चाहिए। यहीं पर इसकी काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए। लिखो, परिषद में 6 नए सदस्य, 6
नए सदस्य इसमें जोड़े गए और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो 6 नए सदस्य थे बच्चों, इनको बोला गया विधान पार्षद। क्या बोला गया? विधान पार्षद। कभी कभी पूछ देता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में किस एक्ट के तहत 6 नए सदस्य जोड़कर मतलब उसको विधान पार्षद नाम दिया गया था, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, इसमें क्या हुआ? सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस एक्ट से यही क्वेश्चन आता है। जो सिविल सेवा है उसके लिए भारतीयों को भी उसमें इंक्लूड किया जा सके, सिविल सेवा हेतु प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो गई थी। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ब्रिटिश सिविल सेवा बहुत बड़ी मानी जाती थी उस टाइम पे, प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी गई इसी एक्ट के माध्यम से। ये हुआ था, क्यों हुआ था, कैसा हुआ था, ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, बहुत बड़े लॉजिक है, इसको समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट लिखो, केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है, लिखो केंद्रीय विधान परिषद यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, अलग अलग क्षेत्रों से आगे थे। ठीक है, परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया था, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। और ये प्रतिनिधित्व कहाँ से था? लाइक जैसे ब्रैकेट में लिखो बंगाल, मद्रास, आगरा, इस टाइप से। ठीक है, बंगाल, मद्रास, आगरा, बॉम्बे आदि, इन जगहों से यहाँ पे सदस्य आने लगे थे। कितने आ रहे थे, क्या आ रहे थे, इसको हमने नहीं देखना है। ठीक है, जो 6 नए सदस्य जोड़े गए थे ना बच्चों, ये केंद्रीय विधान परिषद भी कहलाई और इसको छोटी लघु संसद की तरह इसने काम किया। ठीक है, इसको लिखो केंद्रीय विधान परिषद भी कहलाता था। इसको केंद्रीय ब्रैकेट में भारतीय लिख लो, भारतीय विधान परिषद भी इसको कहा गया और एक प्रकार की संसद की तरह कार्य करती थी। लिखो ब्रैकेट में, संसद की तरह कार्य करती थी। ठीक है, तो 1853 का एक्ट ये था। अब आज की क्लास में इतना ही। अब यहां से क्या ध्यान देना है, 1773 का जो चार्टर एक्ट था, पहली बार कंपनी को क्या किया गया? रेगुलेट करने का प्रयास किया गया। पहला पॉइंट ये याद रखना है। 1774 में क्या किया गया? हाई कोर्ट की स्थापना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की। एलिजा इम्पियस का प्रथम क्या बनाया गया? न्यायाधीश बनाया गया था। बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहा गया और बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। और वो कौन था पहला गवर्नर जनरल वहां का? वॉरेन हेस्टिंग था। इतना पहले से पढ़ना है। सेकंड आता है पिटका इंडिया एक्ट किस वर्ष से पारित हुआ? आपका आंसर होना चाहिए 1784 में। इसकी खास विशेषता बता कहूंगा तो बता देना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इसमें गठन किया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ वर्क कर रही थी। तो एक प्रकार की डायरेक्टरी सिस्टम, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई कंपनी के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 1813 का एक्ट था। भारत में फ्री ट्रेड सिस्टम शुरू किया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करके उसको सिर्फ और सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार का अधिकार दिया गया। भारतीय शिक्षा प्रणाली पर पहली बार 1 लाख रुपए खर्च किए गए। साथ ही साथ आपको ईसाई मिशनरियों को वहां पे धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया। इसके तुरंत बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और ऐसा प्रथम व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंग बना। उसकी काउंसिल में एक विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले नियुक्त हुआ। वहीं पर विधि आयोग का गठन किया गया था। भारत में दास प्रथा को बैन कर दिया गया। केंद्रीय रूप में बजट निर्माण की शक्ति गवर्नर जनरल को दे दी गई और मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको विधायी जो अधिकार था वो सबका सब समाप्त करके बंगाल भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया और प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने का प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हो सका। अंतिम आया 1853 का चार्टर एक्ट। भारत में खुली प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सेवा के लिए शुरू की गई। गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 नए सदस्य जोड़े गए। केंद्रीय उसको पार्षद बोला गया यानी अपने आप में पार्षद थे और केंद्रीय जो विधान परिषद थी उसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को अपने आप में जगह दी गई। जब इस प्रकार से विजन क्लियर होगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।